Welcome back to Nursery classes and this is Naishri. First of all, good morning to all of you. आशा करती हूँ कि आप सभी लोग एकदम अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई उतने ही अच्छे से कर रहे होंगे। आज की डेट है आपकी 31 अगस्त। तो अब आपका ये मंथ ख़त्म हो गया है। आज आपके पास कुछ ही घंटे बचे हैं, उसके बाद ये मंथ आपका ख़त्म हो जाएगा। आप यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए अब आपके पास पेट एग्ज़ाम के लिए कितना समय बचा हुआ है, क्योंकि जिस हिसाब से आप लोग लापरवाही बरत रहे हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं है। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, क्योंकि एक बार अगर आपका एग्ज़ाम हो गया उसके बाद आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो बेहतर होगा कि आप अभी मेहनत कर लें और आगे चल के आप अपना एक जीवन सुकून से जिएं। तो अभी भी समय है, पढ़ाई करिए। जितना भी समय आपको मिलता है उसमें आप पढ़ाई करिए। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। अगस्त 2022 में किस दिन को राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस के रूप में मनाया जाता है? यहाँ पर मैंने आपको जब अगस्त मंथ शुरू किया था तब से मैं आपको ये बता रही हूँ, राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस। अगर आप ठीक से पढ़ते होंगे और हर वीडियो आप ठीक से देख रहे होंगे तो आप सभी को पता होगा कि राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस आपका 30 अगस्त को मनाया जाता है। तो आपको यहाँ पर हेडिंग क्या होगी आपकी? राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस। लघु उद्योग दिवस। आपको यहीं पर डैश लगा के लिखना है 30 अगस्त को आप क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस। ये हेडिंग होगी आपकी। और अगर हम देखें कि राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस मनाने का जो निर्णय है वो केंद्र सरकार के द्वारा कब लिया गया था? तो आपके सन 2000 में लिया गया था। किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आपका लिया गया था 30 अगस्त 2000 को। लिख लेना है आपको 30 अगस्त 2000। अगर आपको याद रहता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप बस इतना याद रख लीजिए 30 अगस्त को हम सेलिब्रेट करते हैं। ठीक, अब आज आपका मंथ का एंड है तो यहाँ पर मैं सारे डेज को एक बार लास्ट बार रिवाइज कर देती हूँ, क्योंकि फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट मंथ में आ जाएंगे। तो हम लोगों ने जितने भी दिवस पढ़े हैं हम 1 अगस्त से शुरुआत करेंगे। अब आपको रट जाने चाहिए क्योंकि आप रोज़ पढ़ रहे हैं ये चीज़। तो 1 अगस्त को हमने मनाया है राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस मनाया है। उसके बाद हम लोग आ गए थे 6 अगस्त पर। तो 6 अगस्त को हमने क्या मनाया था? हिरोशिमा डे मनाया था। कौन सा डे? हिरोशिमा डे हमने मनाया था। तो हिरोशिमा दिवस आपको याद होगा। उसके बाद हम आ गए थे 8 अगस्त पर। 8 अगस्त को हमने क्या मनाया है? भारत छोड़ो आंदोलन दिवस। भारत छोड़ो आंदोलन दिवस। बस आपको खाली ध्यान से सुनना है। उसके बाद हम आ गए थे कब? 12 अगस्त पर। तो 12 अगस्त को हमने 2 दिवस सेलिब्रेट किए थे, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, और साथ ही साथ हमने विश्व हाथी दिवस भी मनाया है। इस दिन को विश्व हाथी दिवस हमने सेलिब्रेट किया है। उसके बाद हम 13 अगस्त पर आ गए। तो 13 अगस्त को हमने क्या सेलिब्रेट किया? 13 अगस्त को हमने सेलिब्रेट किया था विश्व अंगदान दिवस। क्या? विश्व अंगदान दिवस हमने मनाया था। 13 अगस्त के बाद हमने क्या पढ़ा था? 19 अगस्त। तो यहाँ से मैं लिखना शुरू करती हूँ। 19 अगस्त को हमने सेलिब्रेट किया है विश्व फोटोग्राफी दिवस। विश्व फोटोग्राफी दिवस। और एक और दिवस हमने मनाया था विश्व मानवतावादी दिवस। विश्व मानवतावादी दिवस। ये 2 दिवस हमने मनाए। उसके बाद हम आ गए थे 29 अगस्त पर, जिस दिन हमने एक महत्वपूर्ण दिवस मनाया, राष्ट्रीय खेल दिवस। बहुत अच्छे से मैंने कल राष्ट्रीय खेल दिवस के बारे में आपको बताया था। उसके बाद आपने 30 अगस्त को देखा क्या? लघु उद्योग दिवस आपका सेलिब्रेट किया जाता है। लघु उद्योग दिवस। ठीक, इतने दिवस आपके कुछ गिने चुने ही हैं, ज़्यादा है नहीं है। इतने ही आपको याद रखने, इतने में आपका काम बन जाएगा। जो महत्वपूर्ण है वही मैं आपको बताऊंगी, बाकी अननेसेसरीली आपको कुछ याद नहीं रखना है। सो अभी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कि अगस्त 2022 में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना शुरू की है? कल मैंने आपको एक वीडियो दिया था पर्टिकुलर, सिर्फ उसमें योजनाएं ही थी। तो उसमें एक लोग का कमेंट था कि मैम आपने उसमें डेट नहीं बताई है। तो जो आपकी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं सिर्फ उन्हीं की डेट याद रखनी पड़ती है। आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा ज़िंदगी में कि मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना कब शुरू की गई। कभी नहीं पूछा जाएगा आपसे। ये पूछा जाता है आपसे किस राज्य सरकार ने शुरू की है, उद्देश्य क्या है। 2 चीज़ें आपको याद रखनी पड़ती हैं। जैसे अब आपका ODOP है तो ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। अब ODOP जैसी योजना का तो आपको पता होना चाहिए कि कब शुरू किया जाता है, कब शुरू की गई। कुछ ऐसी योजनाएं जिनका आपको याद रखना है तो मैं सिर्फ उन्हीं का आपको बताती हूँ और वही आपको याद रखना है। अननेसेसरीली याद करने से कोई मतलब नहीं है। ठीक, आपकी हेडिंग क्या होनी चाहिए यहाँ पर? मुख्यमंत्री। आपकी हेडिंग इस तरीके से होनी चाहिए, मुख्यमंत्री। शुरुआत के 2-4 क्वेश्चन में मैं आपको हर रोज़ बताऊंगी डेली कि किस तरीके से लिखना है। मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी खिलाड़ी उन्नयन उन्नयन योजना। ठीक, ये आपकी हेडिंग होगी।
फिर आपको सबसे पहले ये जानना है कि ये किस गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई। तो उत्तराखंड जो राज्य सरकार है इनके द्वारा शुरू की गई है। सो लिख लीजिएगा, उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई। अभी भी आप लोगों में से किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो, वो देख लीजिएगा आप लोग। अब हमें ये देखना है कि ये योजना किस लिए शुरू की गई है, आखिर मतलब उद्देश्य क्या है इनका। तो ये आपकी योजना बेसिकली, इस योजना के तहत जो 8 से 14 वर्ष आयु के जो राज्य के उभरते हुए खिलाड़ी हैं, यानी कि जो आपके उत्तराखंड में जो आपके उभरते हुए खिलाड़ी होते हैं, उनको 1500 रुपये प्रति माह खेल छात्रवृत्ति के रूप में दी जाएगी। ये इनका उद्देश्य है। तो आपको लिख लेना है, इस योजना के तहत 8 से 14 वर्ष के वाई का मतलब ईयर समझिएगा आप लोग, शॉर्ट फॉर्म में इसी तरीके से कुछ चीज़ें ऐसे लिख सकते हो आप लोग। आयु वर्ग के राज्य के उभरते हुए खिलाड़ियों को 1500 रुपये प्रति माह, कितने 1500 रुपये प्रति माह की खेल छात्रवृत्ति दी जाएगी। ठीक, उभरते हुए से मतलब आप लोग समझ रहे हैं, इमर्जिंग टाइप, मतलब जो अभी आपके इस फील्ड में एंटर किए हैं और अच्छा कर रहे हैं, तो इमर्जिंग होता है ये। लिख लीजिएगा, इसकी इंग्लिश मीनिंग आपको पता होनी चाहिए, उभरते यानी कि इमर्जिंग। अब हम यहाँ पर बात करते हैं उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड के बारे में कुछ चीज़ें आपको याद रखना है, वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे अगर हम बात करें उत्तराखंड आपका जो है कब आपका फॉर्म हुआ, तो यहाँ पर फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। उत्तराखंड आपके यूपी से टूटकर ही बना था। ये आपका 9 नवंबर सन 2000 को आपका बना था। ये आपको याद रखना है फॉर्मेशन। अगर हम यहाँ पर बात करें गवर्नर की, तो आप सभी को गवर्नर पता होगा, गुरमीत सिंह। कौन है? गुरमीत सिंह है, गुरमीत सिंह यहाँ के गवर्नर हैं। अगर यहाँ के सीएम की बात करें तो सीएम याद रखिएगा पुष्कर सिंह धामी जी हैं। कौन है? पुष्कर सिंह धामी। एक चीज़ और मैं आपको बोलना चाहती हूँ, कल मैं जो आपको स्कीम्स वाला वीडियो दी हूँ उसमें देखा होगा आप लोगों ने कि मैंने कुछ ऐसे आपको गवर्नर बताए हैं या फिर आपको सीएम बताए हैं जो उस टाइम योजना लागू हुई थी, तो वो थे, तो उस टाइम के मैंने वहाँ पर गवर्नर और आपको वहाँ पर सीएम बताए हैं। ठीक, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अगर जैसे कोई योजना है, मैंने दिसंबर 2021 की पढ़ाई, तो 2021 में वहाँ पर जो आपका सीएम होगा उन्हीं के बारे में मैं बताऊंगी ना कि इन्होंने ये स्कीम लागू की, ना कि इस समय वाला। इस चीज़ को आप समझ रहे होंगे। अब हम यहाँ पर आज कुछ नया करेंगे। जिस भी स्टेट के बारे में बात की जाएगी वहाँ पर आपसे मैं आपको क्या बताऊँगी, एक चीज़ और बताऊँगी हर रोज़, वो है आपके नेशनल पार्क। ठीक, तो यहाँ पर जैसे हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, आप सभी को पता होगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। एनपी का मतलब है नेशनल पार्क, मेरे हिसाब से आप लोग ऐसे कर सकते हैं। दूसरा आपको याद रखना है राजाजी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ के नेशनल पार्क काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड के, कई बार आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो राजाजी नेशनल पार्क आपका उत्तराखंड में है। वैली ऑफ फ्लावर्स आप सभी को पता है, वैली ऑफ फ्लावर्स ये कहाँ पर है? तो वैली ऑफ फ्लावर्स हमारा कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में। अब वैली ऑफ फ्लावर्स के बारे में एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ। अभी रिसेंट में एक मैंने एग्ज़ाम दिया था तो वहाँ पर वैली ऑफ फ्लावर्स पूछा गया था, तो उत्तराखंड ऑप्शन में था, लेकिन 90% बच्चे वही डिस्कस कर रहे थे उस क्लास में, ये इसका आंसर क्या होगा। 90% लोगों ने इसको कश्मीर टिक किया था। तो अब आपसे ये गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है, भाड़ में जाने दो। ठीक, जो आपने पढ़ा है आप अपने आप पर विश्वास रखो, ठीक है। सो वैली ऑफ फ्लावर्स आपको याद रखना है। उसके बाद आपका गंगोत्री, क्या? गंगोत्री नेशनल पार्क आपका कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। ये आपको याद रखना है, बस इतना इम्पोर्टेंट है। जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जिम कॉर्बेट, राजाजी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स है, इतना आपको याद रखना है। क्या आप अभी मूव कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर? सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 मिनट। ये तो बहुत, इस क्वेश्चन में आपको काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी। जैसे आपसे क्वेश्चन है कि 29 अगस्त 2022 को किस शासी निकाय ने 8 सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया है? मैंने आपको बताया था जुर्माना लगाने का कार्य कौन करता है, याद करिए थोड़ा सा।
तो ये कार्य हमारे आरबीआई करते हैं। बस थोड़े दिन और फिर मैं आपको इकोनॉमी पढ़ाऊंगी तो वहाँ पर सारा चीज़ें आपको क्लियर होंगी। तो ये आरबीआई ने किया है। किसने? आरबीआई ने 8 सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया है हाल ही में। इतना आपको याद नहीं रखना है कौन कौन से बैंक हैं, खाली इतना याद रखना है 8 सहकारी बैंकों पर इन्होंने वो जुर्माना लगाया है। ठीक, सबसे पहले हम बात करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की। तो आरबीआई के बारे में मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। आरबीआई में सबसे पहले ये देखना होता है कि इनकी स्थापना कब की गई थी। स्थापना तो आप सभी को पता होगा कि आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल को की गई थी और सन भी आपको अब याद होना चाहिए 1935। लगभग 50 बार अब आपको बता चुकी होंगी। ठीक है, कोलकाता में इनकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इनके कहाँ पर है? हेडक्वार्टर इनके देखा जाए तो इनकी हेडक्वार्टर मुंबई में है। एम यानी कि मुंबई, आप समझिएगा, आप पूरा लिखिएगा। अब यहाँ पर आपने ये तो जान लिया स्थापना कब हुई थी। यहाँ पर एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो आपसे राष्ट्रीयकरण पूछा जाता है कि इस बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। राष्ट्रीयकरण इनका 1 जनवरी 1949 को इनका राष्ट्रीयकरण हुआ था। आरबीआई के प्रथम गवर्नर जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आरबीआई के जो फर्स्ट गवर्नर वो आपको याद रखना है, सर ऑसबोर्न स्मिथ थे। सर ऑसबोर्न स्मिथ कौन थे? ऑसबोर्न स्मिथ थे। ठीक है, और वर्तमान में गवर्नर जो 25वें नंबर के हैं वो आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि हर रोज़ मैं आपको बताती हूँ उनके बारे में। ठीक है, अब यहाँ पर हम जो दूसरा चर्चा करेंगे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी। कौन? सेबी। आइए सेबी के बारे में जान लेते हैं। SEBI। आपको मैंने बताया था इनका फुल फॉर्म आपको याद रखना है। अभी भी आपके पास वक्त है, पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, चीज़ों को नोट करिए, रिवीजन करिए। सेबी का फुल फॉर्म है आपका सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। लिख लीजिए, सिक्योरिटीज़ SECURITIES, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज EXCHANGE, एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया BOARD ऑफ इंडिया। ठीक, ये इनका क्या है? पूरा नाम है, जो कि आपसे पूछा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करें कि इनकी स्थापना कब हुई थी, तो फाउंडेड लिख लीजिएगा, फाउंडेड में 12 अप्रैल 1992, 1992। खाली आपको 1992 याद रखना है, इतना आपको याद नहीं रखना है ज़्यादा। अगर इनके हम हेडक्वार्टर की बात करें तो इनके हेडक्वार्टर है कहाँ पर? मुंबई में है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा सिडबी। तो सिडबी के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सिडबी, इनके बारे में भी आपको जानना है। सिडबी SIDVI, सिडबी ये जो है आपके यहाँ पर लिखा हुआ है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, इसी को हम सिडबी कहते हैं। ठीक है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक जो हैं इनको हम क्या कहते हैं? सिडबी कहते हैं, SIDVI। ठीक है, तो अब हम सिडबी के बारे में जानने वाले हैं। लिख लीजिएगा, सिडबी के बारे में भी काफ़ी महत्वपूर्ण है सिडबी। सबसे पहला तो इनका पूरा नाम आपको पता होना चाहिए। तो सिडबी का पूरा नाम है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। लिख लीजिए आप लोग, स्मॉल SMALL, स्मॉल इंडस्ट्रीज INDUSTRIES, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट DEVELOPMENT, डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया। ये आपका इनका पूरा नाम है, याद रखिएगा। और अगर हम बात करें कि इनकी स्थापना कब हुई थी, तो फाउंडेड आपको लिखना है, फाउंडेड लिखा है FOUNDED, फाउंडेड यानी कि स्थापना। तो इनकी स्थापना हुई थी 2 अप्रैल 1990 में। इनकी स्थापना हुई थी कब? 1990 में इनकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर की बात करें तो इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं? तो इनके हेडक्वार्टर्स हैं लखनऊ में, LUCKNOW, लखनऊ। ठीक, ये हो गया आपका। अब जो नेक्स्ट लिखा हुआ है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? नाबार्ड कहते हैं। नाबार्ड के बारे में आपको कई बार मैं बता चुकी, कल ही इवन मैंने आपको इनकी योजनाएं बताई थी, नाबार्ड। तो यहाँ पर भी हम नाबार्ड के बारे में देख लेते हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि इसको सेबी कहते हैं। ठीक है, और अगर भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक हो तो वो सिडबी होता है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ये हमारा नाबार्ड होता है। तो अब हम नाबार्ड के बारे में भी देख लेते हैं। इसको मैं हटा दूँ अभी, नहीं तो फिर रहने देती हूँ, यहाँ पर ही लिख देती हूँ NABARD, नाबार्ड के बारे में देख लेते हैं। तो पहला तो आपको इनका पूरा नाम पता होना चाहिए, नाबार्ड का पूरा नाम। नाबार्ड का पूरा नाम है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक, आपको यहाँ पर लिख लेना है नेशनल, NATIONAL, नेशनल बैंक फॉर, ऑफ मत कर दीजिएगा, फॉर है यहाँ पर, एग्रीकल्चर AGRICULTURE, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट DEVELOPMENT, डेवलपमेंट। ये आपका पूरा नाम है नाबार्ड का।
ठीक है। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो याद करिए, कल ही आपको बताया गया है इनका फॉर्मेशन। इनकी जो फॉर्मेशन हुई थी वो हुई थी आपकी 12 जुलाई। फॉर्मेशन 12 जुलाई 1982 में इनकी स्थापना की गई थी। आपको याद रखना होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर हम इनके हेडक्वार्टर्स की बात करें तो इनका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? मुंबई में है। ठीक है। अभी काफ़ी सारी चीज़ें इस क्वेश्चन में आपने जानी। अभी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और आपको पता चली गया है आरबीआई के बारे में मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी। सो अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 मिनट। किस दिन को परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, याद रख पाते हैं, माइंड में रख पाते हैं तो अच्छी बात है। 29 अगस्त को हम मनाते हैं परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ठीक है, मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपसे है 1 मिनट। क्वेश्चन अभी आपको पूरा दिख रहा होगा। क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में किस बैंक ने वित्तीय लेखा सॉफ्टवेयर और मोबाइल एप्लीकेशन के विकसित करने के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यहाँ पर आपको याद रखना है ICICI बैंक, यानी कि 4th ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक, क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। आपसे उस वित्तीय बैंक के बारे में पूछा गया था, तो आपसे बैंक के बारे में पूछा गया था, तो ICICI बैंक जो है इन्होंने वित्तीय लेखा और सॉफ्टवेयर मोबाइल एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, याद रखिएगा। अगर हम बात करें ICICI बैंक के बारे में तो इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ICICI बैंक जो है इनकी स्थापना हुई थी 1994 में हुई थी। अगर हम इनके हेडक्वार्टर्स की बात करें तो इनके हेडक्वार्टर्स बड़ोदरा में। कहाँ पर है? बड़ोदरा में। खाली इतना ही याद रखना है, ज़्यादा कुछ याद रखना नहीं है आपको। ठीक है, सो अभी हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एंड 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आपको क्लियर दिख रहा होगा। क्वेश्चन आपसे है, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने अगस्त 2022 में एक वॉक्सिंग है, ठीक है, इस तरीके से वॉक्सिंग एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म स्मार्ट बॉक्सर विकसित करने के लिए कर्नाटक स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स के साथ साझेदारी की है? आंसर विल बी IIT मद्रास। यानी कि IIT मद्रास ने एक वॉक्सिंग एनालिटिक्स जो आपका प्लेटफॉर्म है, इसको विकसित करने के लिए स्मार्ट बॉक्सर नामक एक जो है ये विकसित किया है, एक प्लेटफॉर्म है जो कि कर्नाटक में स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स के साथ साझेदारी करके IIT मद्रास ने डेवलप किया है। आपको यहाँ पर यही चीज़ बस याद रखनी है खाली। अभी हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है 1 मिनट। अभी फिर से ऑप्शन आपको 4th वाला नहीं दिख रहा होगा, अभी आपको दिख रहा होगा क्लियरली। सो क्वेश्चन आपसे है कि अगस्त 2022 में विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात की जा रही है, WEF के नेतृत्व में कौन सी इंडियन एयरलाइंस एक स्थायी पहल में शामिल हुई है? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इंडिगो आपको याद रखना है कि विश्व आर्थिक मंच जो है, जिन्हें आप WEF कहते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहते हैं, इनके नेतृत्व में आपकी इंडिगो एयरलाइंस जो एक स्थायी पहल में शामिल हुए हैं, याद रखिएगा आप लोग। अब यहाँ पर हम लोग WEF के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आपको इनका पूरा नाम पता होना चाहिए, द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये जानना होता है हमें कि ये जो है आपकी कब इनकी स्थापना की गई। तो फाउंडेड आपको लिखना है, हिंदी में भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फाउंडेड आपको यहाँ पर लिखना है कि कब ये इनकी स्थापना की गई। तो जनवरी 1971 में। कब? जनवरी 1971 में इनकी स्थापना की गई थी। खाली 1971 याद रख लीजिएगा, काम बन जाएगा आपका। अगर हम बात करें इनके हेडक्वार्टर्स की तो इनके हेडक्वार्टर्स हैं कहाँ पर? स्विट्जरलैंड में, SWITZERLAND। ठीक है, स्विट्जरलैंड में इनके हेडक्वार्टर्स हैं। और अगर हम बात करें इनके चेयरपर्सन की, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको चेयरपर्सन याद रखना है, तो इनके चेयरपर्सन है आपके बॉर्ग, VORGE, बॉर्ग व्रेंडे, VRENDE। ठीक, इतना आपको याद रखना है। इनके संस्थापक भी अगर आप याद रख लेते हैं ना, फाउंडर, जिनको आप कहेंगे फाउंडर, FOUNDER, फाउंडर अगर आप इनको याद रख लेंगे तो वो भी आपके लिए सही है। इनके फाउंडर हैं क्लास, इस तरीके से लिखिएगा, क्लास श्वास। एक चीज़ मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्या आपको भी लगता है कि मैं बहुत फास्ट पढ़ाती हूँ? मैं तो इतना स्लो पढ़ाती हूँ, आप लोगों को एक एक चीज़ क्लियर कराती हूँ। कल एक कमेंट आया जिसमें बोला गया है कि आप बहुत फास्ट पढ़ाते हो, तो आप लोग बता दीजिएगा। अगर आप लोगों को भी फास्ट लगता है तो मैं थोड़ा सा सुधार करूँगी। ठीक,
सो अभी आपको यहाँ पर आंसर मिल गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है, 1 मिनट आप लोग दीजिएगा। क्वेश्चन आपसे है कि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने अगस्त 2022 में एक ऑनलाइन मोबाइल एप्लीकेशन जेके ई-कॉप लॉन्च किया है। आपको यहाँ पर बताना है कि किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की जो पुलिस है इन्होंने एक ऑनलाइन मोबाइल एप्लीकेशन जो है जेके ई-कॉप लॉन्च किया है। सो आंसर विल बी जम्मू और कश्मीर। किसने? जम्मू और कश्मीर ने ये आपका मोबाइल ऐप जो है इनके पुलिस ने जो है ये लॉन्च किया है, याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर की यहाँ पर अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर की काफ़ी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो इन्हें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में कब रिकॉग्नाइज किया गया, तो केंद्र शासित प्रदेश के रूप में आपको हमेशा याद रखना है। जब तक आपकी नौकरी नहीं लग जाती तब तक आपको ये चीज़ याद रखनी है, पता नहीं कब आपसे पूछ लिया जाए। तो 31 अक्टूबर 2019 है ना, 2019। और अगर हम बात करें यहाँ की कैपिटल की, तो यहाँ की कैपिटल आपको याद रखनी होती है शीतकालीन, इनकी कैपिटल अलग है शीतकालीन, ठीक है। और इनकी ग्रीष्मकालीन जो कैपिटल है वो अलग है ग्रीष्मकालीन, ठीक। तो इनकी जो शीतकालीन कैपिटल है वो क्या है, वो है इनकी जम्मू, जम्मू याद रख लीजिएगा। एंड ग्रीष्मकालीन कैपिटल इनकी क्या है, श्रीनगर, श्रीनगर, ठीक। अगर हम इनकी लैंग्वेज की बात करें, भाषाएं, तो इनकी भाषाएं इंपॉर्टेंट है। आपसे डोंगरी पूछा जाता है, तो डोंगरी जो है आपकी जम्मू कश्मीर की जो है भाषा है। और उर्दू और कश्मीरी तो कॉमन है, तो उर्दू तो आप लोग याद रख ही लेंगे और कश्मीरी याद रख ही लेंगे। महत्वपूर्ण जो है वो आपकी डोंगरी है, याद रखना है आपको, ठीक है। इसमें कुल जिले अगर देखें तो जम्मू कश्मीर टोटल आपके 20 जिले हैं, वहीं यूपी में देखें तो 75 जिले हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक। सो अभी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कि किस राज्य सरकार ने राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पर अमेरिका स्थित पार्ले फॉर द ओशियंस के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। और यहाँ पर आपको याद रखना है कि आंध्र प्रदेश ने, आंध्र प्रदेश जो राज्य सरकार है, इन्होंने राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए अमेरिका की एक पार्ले फॉर द ओशियंस के साथ एक समझौता जो है किया है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा आंध्र प्रदेश, ठीक। समझौता यानी कि आप समझ सकते हो ना, MOU, MOU की बात की जा रही है, इसको इंग्लिश में हम MOU कहते हैं, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। क्या कहते हैं इसको? मेमो, MEMO, मेमो RANDUM, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अंडर STANDING, स्टैंडिंग, ठीक है। तो इस MOU का उद्देश्य क्या है? इस MOU का उद्देश्य आप लोग लिखिएगा, मैं बोल रही हूँ, राज्य में बेहतर स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली को विकसित एवं कार्यान्वित करना, ठीक, ये इनका उद्देश्य है। और 2027 तक, कब? 2027 तक लिख लीजिएगा, 2027 तक प्लास्टिक मुक्त आंध्र प्रदेश बनाने की राज्य सरकार की पहल के तहत इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ये आपसे पूछा जा सकता है कि कब तक आपका आंध्र प्रदेश जो है प्लास्टिक मुक्त हो जाएगा, तो 2027 तक इन्होंने अपना लक्ष्य रखा हुआ है। और इन्होंने इसी पहल के लिए इस पर समझौता जो है इन्होंने किया है, MOU किया है। हम बात करते हैं अगर आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है वो अमरावती है। कहाँ पर है? अमरावती, अमरावती इनकी कैपिटल है। और अगर हम बात करें इनके राज्यपाल की, तो इनके राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन, मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी, ठीक है, याद रखिएगा इतनी चीज़ें। मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है, 1 मिनट। किस शासी निकाय ने सितंबर 2022 में अपना नया केंद्रीकृत पोर्टल ई समाधान शुरू करने की घोषणा की है? ठीक, क्वेश्चन आपको समझ गया कि आपको उस निकाय का नाम बताना है जिन्होंने अपना एक नया पोर्टल ई समाधान, हिंदी में भी आप लिख सकते हैं, ई समाधान शुरू करने की घोषणा की है। आंसर विल बी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसे आप क्या कहते हैं? UGC कहते हैं। तो UGC ने ऐसा किया है। किसने? UGC ने, आपको याद रखना है। और इस पोर्टल के माध्यम से 38 मिलियंस जो आपके छात्र हैं वो आपके लाभान्वित होंगे। इनको, इतने लोगों को आपका जो है लाभ मिलेगा इस जो है पोर्टल से, याद रखिएगा आप लोग। यहाँ पर अगर हम बात करें UGC की, तो UGC काफ़ी महत्वपूर्ण है। UGC की स्थापना आपको याद रखना है, स्थापना, UGC की जो स्थापना है वो 1956 में की गई थी। कब? 1956 में की गई थी। हेडक्वार्टर्स की बात करें तो इनके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो आपके न्यू दिल्ली में है, ठीक है। और अगर हम बात करें इनकी प्रथम कार्यकारी, तो इनके प्रथम कार्यकारी थी शांति स्वरूप भटनागर। प्रथम कार्यकारी कौन थे? शांति स्वरूप भटनागर। शांति, एक पुरस्कार का भी नाम है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, शांति स्वरूप भटनागर। और अगर हम बात करें वर्तमान में अध्यक्ष, तो अध्यक्ष आपको याद रखना है
डीपी सिंह अध्यक्ष हैं। ठीक, यहाँ पर जो अन्य चीज़ें लिखी हुई हैं उनको भी एक बार देख लेते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का मतलब है CBSE। क्या है? CBSE। और अगर हम देखें कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, जिसे हम क्या कहते हैं? NCERT। क्या कहते हैं? NCERT, राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद। ये क्या है? तो ये आपका NAAC। एक बार इनके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। पहले मैं इसको हटा देती हूँ, उसके बाद आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम जानते हैं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जिसे आप क्या कहते हैं? CBSE कहते हैं। CBSE यानी कि इसका जो पूरा नाम है इंग्लिश में देखा जाए तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, CENTRAL, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, SECONDARY, सेकेंडरी, EDUCATION, एजुकेशन। ठीक है, CBSE का पूरा नाम आपको जानना था। अगर हम बात करें इनकी फॉर्मेशन की, यानी कि ये अब आपके कब फाउंड किए गए, कब इनको गठित किया गया, तो फॉर्मेशन आपको यहाँ पर याद रखना। इनकी फॉर्मेशन जो हुई थी 2 जुलाई को हुई थी और 1929 में हुई थी। खाली इतना याद रख लीजिए 1929, बाकी जयराम जी की। ठीक है, हेडक्वार्टर्स की बात करें तो इनके हेडक्वार्टर्स हैं न्यू दिल्ली में। ठीक, अब जो नेक्स्ट हम जानेंगे वो NCERT के बारे में जानेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है। सो आप यहाँ पर लिख लीजिएगा NCERT। अगर हम इनका इंग्लिश में पूरा नाम देखें तो इनका इंग्लिश में पूरा नाम है नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। एजुकेशनल है, एजुकेशन मत कर दीजिएगा। ठीक है, नेशनल NATIONAL, नेशनल काउंसिल COUNCIL, काउंसिल ऑफ, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल EDUCATIONAL, एजुकेशनल रिसर्च RESCARCH, रिसर्च ऑफ ट्रेनिंग। मैं इसलिए यहाँ पर पूरा बोलती हूँ ताकि अगर कोई आपकी छूट जाता है मीनिंग तो आप उसको सही कर लें। ठीक है, इतना आपका दायित्व तो है। अब अगर हम बात करें कि इनकी स्थापना की गई तो आपको याद रखना इनकी स्थापना यानी कि फाउंडेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, फाउंडेड इन 1961। ठीक है, हेडक्वार्टर्स की बात करें तो हेडक्वार्टर्स इनके जो है कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है इनके हेडक्वार्टर्स। बस खाली इतना ही याद रखिएगा आप लोग। और ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। नेक्स्ट है हमारा NAAC, जिसे आप क्या कहते हैं? NAAC को नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल। तो ये भी लिख लीजिएगा NAAC। देखिए इसका फुल फॉर्म खाली इंपॉर्टेंट है, बाकी इतना इंपॉर्टेंट है नहीं है, तो आप लिख लीजिएगा नेशनल NATIONAL, नेशनल असेसमेंट। असेसमेंट का मतलब क्या होता है? मूल्यांकन, ASSESSMENT, असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन। तो आप लिख लीजिएगा ACCREDITATION, एक्रीडिएशन, ACCREDITATION, एक्रीडिएशन परिषद यानी कि काउंसिल होता है, तो काउंसिल लिख लीजिए। बस खाली इतना ही याद रखना है, बाकी कब ये स्थापना की गई, कब क्या है, ये आपका काम है नहीं अभी। ठीक, सो इतना आपको समझ में आ गया। अभी शायद नेक्स्ट क्वेश्चन है नहीं, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था आई थिंक। हाँ, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। सो आशा करती हूँ कि आपको आज का करंट अफेयर्स अच्छा लगा होगा। प्लीज़ आप लोग एक लोग को, एटलीस्ट एक लोगों को वीडियो शेयर कर दिया करिए, तो आपकी बड़ी कृपा होगी मेरे ऊपर। सो मिलते हैं नेक्स्ट डे के करंट अफेयर्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।